नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज से हम लोग रेगुलर मेंटेन करेंगे और अपने अपने जो भी हमारी क्वेरी हैं और उसको अच्छे से करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से स्टैटिक जीके सीरीज़ का एक नया वीडियो, जिसमें हम लोग बहुत सारे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कि अपने धर्म को लेकर जो भी हम लोग निर्वाचन यानी कि चुनाव करते हैं, उसमें सबसे पहले यह हमारा क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले इसका आंसर है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि सांप्रदायिकता क्या होता है। तो सबसे पहले सांप्रदायिकता उस भावना को कहते हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को लेकर एक संकीर्ण भावना रखने लगता है और दूसरे धर्मों को अपने धर्म से नीचा समझने लगता है और अपने धर्म में एक अंधविश्वास जैसा कुछ फैला कर रखता है। तो सांप्रदायिकता हम लोग उसे ही कहते हैं जिसमें कि जो व्यक्ति है अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरों के धर्मों से तुलना कर उस धर्म की बुराई करता है। तो यहाँ पर है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। यहाँ पर सबसे पहले 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, वहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें कि जो भी मुस्लिम प्रतिनिधि थे, सबसे पहले हमारे देश में जो भी हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं वह किसी भी जाति के आधार पर नहीं चुनते। तो यहाँ पर जो हमारे मार्ले मिंटो यानी जो ये मिंटो द्वितीय थे हमारे उस समय वायसराय थे। ठीक है, तो निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर वे मुसलमानों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व प्रणाली का विस्तार करने लगे और मुसलमानों के लिए चुनाव अलग कराने, उसके प्रतिनिधि भी अलग रहते थे, मुसलमान ही रहते थे और उनको वोट भी जो दे सकते थे वह मुसलमान ही दे सकते थे। तो यहाँ पर हमने देखा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। अगर यहाँ पर पूछे कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक जो है वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। उस समय जो ये मार्ले थे वह भारत के सचिव थे जो कि लंदन में बैठा करते थे और जो हमारे वायसराय थे वह भारत में बैठा करते थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। और भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे बोला जाता है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में देखा। इसके बाद कुछ और एक्ट में जो भी महत्वपूर्ण काम हुए हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं
इसके बाद देखने वाले हैं कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस प्रावधान से मिला, यानी कि किस एक्ट से मिला। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस प्रावधान या फिर किस एक्ट के द्वारा मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस प्रावधान के अंतर्गत मिला। तो इसका हमारा आंसर है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। ठीक है, यानी कि 1919 में पहली बार महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार मिला। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। ठीक है, उस समय जो है मॉन्टेग्यू हमारे भारत के सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे भारत के वायसराय थे। तो अगर पूछे कि सबसे पहले विश्व में किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है उनको दिया। ठीक है, सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या देखा कि भारत में पहली बार किस प्रावधान यानी कि किस वर्ष महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। और पूछे कि अगर विश्व में सबसे पहली बार किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, तो न्यूजीलैंड ने। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। तो हमारा प्रश्न है संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा यानी कि इसका मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, क्या देखा कि संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को, ठीक है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या फिर अधिकार पत्र कहा जाता है। तो संविधान 3 में है क्या, तो भाग 3 में है क्या, भाग 3 में जो है वह मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। क्या क्या संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 में है क्या, तो संविधान के मौलिक अधिकार। हमारे कितने मौलिक अधिकार है, तो हमारे 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि मौलिक अधिकार कितने आर्टिकल से संबंधित है, तो 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 12 से 35
अनुच्छेद तक, ठीक है। बारह से 35 अनुच्छेद तक हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगर पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, यानी कि हमारा इसका विदेशी स्रोत क्या है, बहुत सारे जो भी कुछ हमारी चीज़ें हैं वो दूसरे देशों से ली गई है। तो उसी प्रकार मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वह अमेरिका से लिए गए हैं। यहाँ पर क्या क्या देखा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा यानी कि भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो भाग 3 को संविधान का अधिकार पत्र कहा जाएगा। इसमें हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन है। और इस अगर पूछे कि मौलिक हमारे वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और 12 से 35 हमारे जो भी आर्टिकल है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह किस देश से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। चलिए दोस्तों, इसके बाद कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अभी देखते हैं कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। तो अभी वर्तमान में लोक लेखा समिति में हमारे 22 सदस्य हैं, ठीक है। जिसमें से 15 जो हैं वह लोकसभा से आते हैं, लोकसभा से, और 7 जो है वह राज्यसभा से। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 सदस्य हैं। 15 जो हैं वह लोकसभा से आते हैं और 7 जो है वह राज्यसभा से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।